Taqi Ahmed is working as a director marketing with the Z Textiles Limited for the last 25 years. Detail of his emoluments during the year ended 30/6/2007 are as follows. 2007 का डेटा आपको दे रहे हैं जी। रिटायर तो नहीं हो रहा था ये? घर में किया था सवाल? ओके चलें जी, 1.5 सफ़े पे वर्किंग 1 शुरू करते हैं। .5 पेजेस के बाद वर्किंग 1 शुरू कर दें। बेसिक सैलरी 4,40,000। इसकी तरफ अभी मैं आता हूं, कैलकुलेट कैसे करनी है। कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जी जी बिल्कुल, क्या जी 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 मेडिकल अलाउंस जी। हाथ खड़ा रखें, ऊंची से सफा ना मिलाओ कल वाला। तो इधर से शुरू करो बांटना भाई। कल वाला सफा है। हेल्थ इंश्योरेंस जी। आई विल डिस्कस हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन क्लास विल कंप्लीट। पॉइंट 2 में आ जाएं। ये जगह छोड़ के मेडिकल अलाउंस के नीचे एक लाइन छोड़ देते हैं। पता नहीं वो एग्जाम ना हो 10% और बेसिक सैलरी तक, आई डोंट नो। सवाल खोलेगा तो पता चलेगा। ओके कल बांटा था बस, ठीक है ओवर करो। पॉइंट 2, लोन ऑफ ₹5 million was given to him on 1 अगस्त 2006 at 6% पर एनम। जी भाई, लोन दिया है 6% पर एनम के एतबार से। बेंचमार्क रेट क्या है? 10%। तो बताएं 10 और 6 का डिफरेंस 4, तो 4% का इसको इंटरेस्ट क्या होगा? सेव होगा। 4% का इंटरेस्ट इसको क्या होगा? सेव होगा। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि लोन किस हद तक हो तो सैलरी में ऐड करना होता है? अप टू 1 मिलियन। ये तो 1 मिलियन से बहुत ज्यादा है। ये तो कितने मिलियन है? 5 मिलियन का लोन है। 1 मिलियन से बहुत ज्यादा है। वाइस रो में आओ, इधर 4th रो में टाइम पे आएगा। जी जी आप जल्दी आओ। ओके, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बेनिफिट जी। लोन की अमाउंट 5 मिलियन। बेंचमार्क रेट 10%। बातें ना करो। सेव कितना हो रहा है? 4%। इनटू अगस्त से शुरू होगा। तो इसका तरीका यह है कि जुलाई को इग्नोर कर दें। जब आपने जुलाई को इग्नोर कर दिया तो फिर इसका मतलब है अब आप काउंट करना अगर शुरू करें तो अगस्त से लेके 30 जून तक कितने महीने बने? 11 महीने। तो 11/12 जी बोले 18 जी। सेकंड लास्ट रो में 2 लोग आए, ये 2 बैग उठाएं।
ओके, पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट रो में आ जाए। ऑन 31 जुलाई 2007, साल खत्म होने के एक महीने बाद, साल खत्म होने के एक महीने बाद, ऑन 31 जुलाई, फर्स्ट रो में आ जाओ। ऑन 31 जुलाई 2007, साल खत्म होने के एक महीने बाद, द ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, हम ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ने बोनस दिया सारे एम्प्लॉइज को फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2007। हमारे साल का रिक्वायरमेंट पड़े, हमारा साल 30 जून 7 है, हमारे साल का बोनस दिया एम्प्लॉइज को। तकी रिसीट 12 लाख एज परफॉर्मेंस बोनस ऑन 15 अगस्त 2007। तो साल खत्म होने के 1.5 महीने बाद तकी को भी बोनस मिल गया भाई 12 लाख का। जी, है बोनस हमारे साल का, मिला अगले साल है, क्या करें? सैलरी टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, इसलिए रिसीव नहीं हुआ, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, अगले साल की इनकम में जाएगा ये बोनस। विल बी टैक्स्ड इन नेक्स्ट ईयर ऑन रिसीट, जब मिलेगा अगले साल मिलेगा, अगले साल इस पे टैक्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट, चलें जी अब शुरू करते हैं। टाइम पे आ जाया करें सारे, जरा सुकून हो जाता है। कार्ड शार्ड लेके आया करें सारे अपने। सवाल शुरू करें जी, जिसको जो मैंने नोट कर दिया उसे छोड़ें, और जब सवाल पढ़ा जा रहा हो उस वक्त कुछ ना किया करें। तकी अहमद इज वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग विद जी टेक्सटाइल्स लिमिटेड फॉर लास्ट 25 years. डिटेल्स ऑफ हिज मंथली एमोलमेंट्स आर एज फॉलोज। बेसिक सैलरी मंथली, ये मंथली है, बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस। In addition to above, Taki has provided the following information. Okay. सफ़े के दरमियान में आए। Other information relevant to tax year 2007 is as under. Salary is transferred to bank account on 10 of the following month. अच्छा, जब सवाल खामोश होते हैं ना, तब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे महीने की तनख्वाह हमारे महीने ही मिल गई। ये कोई जनरल रूल नहीं है कि हमारे महीने की तनख्वाह अगले महीने मिले। जब सवाल खामोश होते हैं तो हम एज्यूम करते हैं हमारे महीने की तनख्वाह हमारे महीने ही मिल गई, लेकिन ये सवाल खामोश नहीं है, ये सवाल कह रहा है हमारे महीने की तनख्वाह अगले महीने मिली। सैलरी इज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑन 10th of the following month। अगले महीने की 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तनख्वाहें हमें 12 ही मिलनी है। तनख्वाहें एक मिनट, मैं अगला पॉइंट नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता पॉइंट 2 सवाल में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाहें हमें 12 ही मिलनी है, तनख्वाहें हमें 12 ही मिलनी है। कैसे? ये हमारा साल है टैक्स ईयर 2007, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, हमारे महीने की तनख्वाह हमारे महीने मिले तो बहुत अच्छा है कि सवाल में पेपर में लिखा हो कि हमारे महीने की तनख्वाह 30 जून को मिल जाती है, फिर तो 12 तनख्वाहें मिलेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हमारे महीने की तनख्वाह अगले महीने मिले फिर भी सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता आम हालात के अंदर। क्यों? फिर जून में मिल रही होगी जुलाई की, फर्ज करें 10 जून को जुलाई की मिल गई, जब जून में जुलाई की मिलेगी तो ये जो वाला जून होगा इसकी फिर मिलेगी नहीं, बल्कि मई वाली जून में मिलेगी और जून वाली अगले साल के जुलाई में मिलेगी। तो ओवरऑल बता दें हमें कितना रिसीव होगा? 12 महीने का रिसीव होगा। ओवरऑल कितने महीने का रिसीव होगा? 12 महीने का रिसीव होगा। ओके, अब पढ़ें आप पॉइंट 2 मिला के साथ।
10% annual increase was given to him effective Jakam July in each of the last 3 years. %10 ऑफ, बोले 10% ऑफ, जी भाई सेकंड रो में आ जाओ, उधर हो जाइए, बैग उठा लो, टाइम पे आया करो। 10% of annual increase was given to him effective Jakam July in each of the last 3 year. पिछले 3 साल से हर साल उसको 10% एनुअल इंक्रीज मिल रही है सैलरी में। 10% एनुअल इंक्रीज वाज गिवन टू हिम इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर 3 साल से उसको इंक्रीज मिल रही है, इसका मतलब है हर साल मिल रही है। इसका मतलब है पहले इंक्रीज नहीं मिलती होती थी, पहले सेम सैलरी पे था, पता नहीं इसको पागल बनाया हुआ उन्होंने। 25 साल से नौकरी करे सफे के टॉप पे, 25 साल से 22 साल ये सेम। भाई इस सवाल की तरफ देख, अब जगह नहीं है सवाल की, तो टाइम पे आ जाकर कल से जी। 25 साल इसने नौकरी की है, 25 साल में पिछले 3 साल से हर साल 10% सैलरी बढ़ रही है, पिछले 3 साल से हर साल 10% सैलरी बढ़ रही है। ओके अच्छा जी, आप बता दें हर साल, असल में 3 का कोई 3 की सिग्निफिकेंस नहीं है सवाल में, बता दें क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है। 10% इंक्रीज वर गिवन टू हिम इफेक्टिव 1 जुलाई इन ईच ऑफ द लास्ट 3 year। 3 year का क्या फर्क पड़ता है, बस हर साल कितने % सैलरी बढ़ी है, 10% सैलरी बढ़ी है। अच्छा ये बता दें ये 30 जून 7 वाले साल की सैलरी है या 6 वाले की जो सफे के टॉप पे दी हुई है? 7 वाले साल की सैलरी है, ठीक है। 7 वाले साल की मुझे बेसिक सैलरी बता दें, 440। अच्छा मेरी तनख्वाह हर साल 30 जून को बढ़ जाती होगी, ठीक है, ये यकम जुलाई है, 30 जून से मेरी तनख्वाह बढ़ जाती होगी। आप मुझे बताएं जुलाई के महीने के अंदर मुझे पिछले साल वाली तनख्वाह मिलेगी 6 वाली या इसी साल वाली मिलेगी? 30 जून वाली तनख्वाह 10 जुलाई को मिलेगी। मुझे जो पहली दफा 440 मिलेगा वो इस साल अगस्त में मिलेगा। वो जो 440 मिलेगा वो कौन सा होगा? वो जुलाई का 10 अगस्त को मिलेगा, वो जुलाई का 10 अगस्त को मिलेगा। 440 ये मई वाला 10 जून को मिलेगा और जून वाला अगले साल जुलाई को मिलेगा 440। अब मेरा सवाल है 10 जून को कौन सा मिला होगा? पिछले साल वाला 10 जून को कौन सा मिला होगा? और सैलरी टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेसिस। अच्छा 440 110 पे पड़ा हुआ है, माने ना माने, क्योंकि इसमें 10% इंक्रीमेंट शामिल है ना, हर साल 10% इंक्रीमेंट लगता है। पिछले 3 सालों की तनख्वाह से मुझे क्या खेलना, मुझे तो सिर्फ पिछले साल की चाहिए। हर साल 10% बढ़ रहा है, 440 110 पे पड़ा हुआ है, मुझे चाहिए 100, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 100 चाहिए। कितना? 400। तो 30 जून की तनख्वाह कब मिली? 1 जुलाई नहीं, 10 जुलाई। 10 जुलाई को कितनी? 400। अब बता दें बेसिक सैलरी में क्या जाएगा? 400 ज़रब 1 और 440 ज़रब 11, वो अगला 440 फिर अगले साल जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर तनख्वाह बढ़ ना रही होती फिर मसला ना होता, अभी तनख्वाह बढ़ रही है इसलिए मसला है। 400 जमा 440 इंटू 11, इसी तरह अगली दोनों फिगर्स भी निकलेंगे। वेट करें, अगली दोनों फिगर्स भी निकालें।
ओके, चलें कन्वेंस अलाउंस बताएं जी। ये इस साल का है, 7 के साल के, 6 के साल का है, 7 के साल का है। और कितना है? लेकिन ये 44 110% है या 100% है? तो इसको डिवाइड करें 110 से, मल्टीप्लाई करें इसको 100 से, कितना आ गया? 40 जमा 44। अच्छा आप कह रहे होंगे पूरी नहीं लिख रहे फिगर, पूरी लिख देता हूं। 4 लाख जमा 4,40,000 ज़रब 11, ये एक महीना है, 4 लाख ज़रब एक महीना। और सिमिलरली 40,000 जमा ज़रब 11 जी। मेडिकल अलाउंस सेम 40,000 प्लस 44,000 इंटू 11 जी। बोले 52,000 जी, 524 जी। आगे मेरे भाई सारे मुतवज्जे हों, मेडिकल अलाउंस को मैं आउटर कॉलम में लिखूं या इनर कॉलम में लिखूं, अभी सब्र करें, अभी देख लेने दें मेडिकल अलाउंस के साथ ट्रीटमेंट क्या करनी है, अभी देख लेने दें, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, देखना पड़ेगा कि मेडिकल अलाउंस है या फैसिलिटी है। 5 ऑप्शंस हैं। फैसिलिटी सिर्फ है और एज पर टर्म्स वाली, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन सिर्फ फैसिलिटी है नॉट एज पर टर्म्स वाली। तीसरी ऑप्शन सिर्फ मेडिकल अलाउंस है। चौथी ऑप्शन फैसिलिटी टर्म्स वाली है और मेडिकल अलाउंस भी है। और आखिरी ऑप्शन फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स वाली है और मेडिकल अलाउंस भी है। पहले देख लेते हैं सवाल में है क्या। अलाउंस तो है, अलाउंस तो है। पॉइंट 1 में आए, ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है एम्प्लॉयर कहता है मैं खुद इलाज नहीं करवा के दूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैं तुम्हारा जमा करवा देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा इलाज करवा देगी। तो इट इज अ फैसिलिटी। ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो प्रीमियम तो वैसे ही इग्नोर करना होता है। प्रीमियम तो वो पैसे होते हैं जो एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए। हमें कौन से पैसे चाहिए होते हैं? हमें वो पैसे चाहिए होते हैं जितने का इलाज हुआ, वो पैसे मिसिंग है। इलाज के पैसे क्यों मिसिंग है? इसलिए कि ये एज पर टर्म्स है, तो इलाज के पैसे चाहिए ही नहीं। असल आपको कहा था इलाज के पैसे चाहिए होते हैं, इलाज के पैसे मिसिंग है। वो अच्छी बात है, मिसिंग है। इलाज के पैसे अगर गिवन होते तो भी इग्नोर करते क्योंकि एज पर टर्म्स है। तो इलाज के पैसे मिसिंग है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर गिवन भी होते तो क्यों इग्नोर करते? एज पर टर्म्स है जी। किताब खोलें, किताब खोल के सफा नंबर 107 जी। सिर्फ फैसिलिटी है एज पर टर्म्स, दूसरा फैसिलिटी है नॉट एज पर टर्म्स, सिर्फ मेडिकल अलाउंस है, फैसिलिटी भी है और अलाउंस भी है और फैसिलिटी एज पर टर्म्स वाली है। अब क्या करना है? अलाउंसेस एंड में लिखूं, मैंने माफ तो नहीं करना इसलिए गलत बोल रहा था कोई बंदा, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में लिखूं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्योंकि ये टैक्सेबल है। ये क्या है? टैक्सेबल। और ये एग्जेम्प्ट, बिकॉज
एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक चीज को माफ कर देते हैं, एक चीज को टैक्सेबल। 524000। Okay. Next. Point number 4. Point number 4. An option was granted to तकी को एक ऑप्शन दी गई है इन अगस्त 2004। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। किस महीने में? अगस्त 2004। An option was granted to तकी in August 2004 to acquire 2500 shares in ZTL's parent company, मामू PLC। माशाल्लाह, ZTL के अब्बू का नाम है मामू। ZTL की जो बड़ी कंपनी है उसका नाम है मामू, और वो मामू PLC आजकल लिस्टेड है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में। मामू PLC ने अपने आप को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में आजकल लिस्टेड करवाया हुआ है। ओके, however, ताहम the option was exercisable, ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 year ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का क्या मतलब होता है? ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब शेयर कब खरीद सकता है? प्री रजिस्ट्रेशन के 2 साल तक शेयर ही नहीं खरीद सकता ना। ये वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो हम पढ़ते थे। वो पता है क्या होती थी? वो होती थी कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए, शेयर मिल गए हैं, शेयर नहीं बेच सकते 2 साल तक। वो वाली रिस्ट्रिक्शन होती थी। ये वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्या है? ये ऑप्शन पे रिस्ट्रिक्शन है, वो शेयर्स की ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होती थी। ओके, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू तकी। ऑप्शन वॉज ग्रांटेड मतलब बताएं, परचेज शेयर, परचेज राइट, परचेज राइट। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू तकी टू एक्वायर 2500 शेयर्स। द ऑप्शन वॉज एक्सरसाइजेबल, एक्सरसाइज कर लें, आके शेयर खरीद लें, लेकिन 2 साल तक शेयर नहीं खरीद सकते। ये जो हमने पढ़ी थी, ये शेयर्स बेचने पर रिस्ट्रिक्शन है या ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर रिस्ट्रिक्शन है? तकी पेड 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ राइट आ गई। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज, भाई मैंने कहा था ऑप्शन की फेयर वैल्यू कभी नहीं आपने कंसिडर करनी है अनलेस के ऑप्शन बेच लें। क्या ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू है? जी, 2.5 लाख रुपए ऑप्शन की फेयर वैल्यू है। 114 का पॉइंट 1 था, सेक्शन 14 का पॉइंट 1, द वैल्यू और प्राइस ऑफ राइट इज नॉट टैक्सेबल, वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। अभी खोल के दिखाऊंगा। ऑन 1 सितंबर 2006, 2 साल पूरे हो गए हैं। अगस्त 4 से गिनना शुरू करें, अगस्त 5, अगस्त 6, अगस्त 6 में एक दिन डालें 1 सितंबर। ऑन 1 सितंबर 2006, 2 साल पूरे हो गए। अब
अब उसके पास शेयर खरीदने का टाइम है, अब उसको शेयर खरीदने की इजाजत है। आगे शेयर पता नहीं कौन से हो, रिस्ट्रिक्शन वाले वो मुझे नहीं पता, आगे शेयर कौन से हो। ऑन 1 सितंबर ही पेड 3 लाख रुपए टू एक्वायर द शेयर्स। अच्छा, बड़ी महंगा ऑप्शन ही 2 लाख की मिली है और शेयर 3 लाख के मिल रहे हैं। ऑप्शन ही बड़ी महंगी मिली थी, ऑप्शन सस्ती होती थी बहुत, ऑप्शन ही बड़ी महंगी मिली है। 2 लाख की ऑप्शन खरीदी है, 3 लाख के शेयर खरीदे हैं। द शेयर वर इशूड ऑन 15 सितंबर 16। शेयर, ओहो, इस सवाल में एक और मसला डाल दिया उसने। पैसे दिए शेयर्स के यकम को और मिले 15 को। आप बताएं किस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे, जिस दिन पैसे दिए या जिस दिन शेयर मिले? जिस दिन शेयर मिले उस दिन की फेयर वैल्यू लेके डाटा कैलकुलेट करेंगे। व्हेन द फेयर वैल्यू वाज इक्विवेलेंट टू पीकेआर 375 ऑन 15 जून 7 तकी सोल्ड शेयर। और शेयर रिस्ट्रिक्शन वाले नहीं है क्योंकि आप बेच दिए ना उसने, तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। When the market value of shares was on 15 June तक he sold 2000 shares in MP and received net proceeds of 875,000 in bank account. This amount was received after deduction of bank charges and brokerage commission amounting to इतने. Okay. An option was granted to Taki on August 2004. अगस्त 2004 का मतलब होता है टैक्स ईयर 2005। An option was granted to Taki. दो सफे ले सकता हूँ रजिस्टर से, एक आपके रजिस्टर से ले लूँ, एक किसी के, दोनों ले लें। ओके, तो ये आपके पास राइट है जिसे हम कहेंगे प्री रजिस्ट्रेशन। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, राइट वॉज ग्रांटेड, राइट टू जेमा, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू तकी ऑन अगस्त 2004, जुलाई अगस्त 2004, 2500 शेयर्स। However, option was exercisable after completion of 2 years of grant of option. जब ऑप्शन मिल गई इसके 2 साल बाद आप शेयर खरीद सकते हैं। इसकी खैर है, ये रिस्ट्रिक्शन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसके हमारे सवाल के सोल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट हो। अब इसको 2 साल तक ना आपने ये 2 साल तक ये छुपा के रखना है, ये आपने छुपा के रखना है 2 साल तक। 2 साल तक इसको बाहर निकालेंगे 2 साल बाद और कंपनी को ज़्यादा करा के शेयर खरीद लेंगे, बस 2 साल इसको छुपा के रखना है। Taki paid 2 lakh to acquire the option when the fair value of option was 2.5 लाख। जी, इस इवेंट का नाम है परचेज्ड ऑप्शन या परचेज राइट। ऑप्शन विद और विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी खैर है विद रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत भी नहीं। कॉस्ट बोले ₹2 लाख और फेयर वैल्यू ₹2.5 लाख। जी निकालें 14 का 1, पेज 98। 14 के 1 में लिखा हुआ है वैल्यू और राइट। 14 के 1 में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये प्राइस चार्जेबल टू टैक्स अनलेस दीज आर सोल्ड। सेल तो हुई नहीं राइट, तो इसको क्या कर दूं मैं। लेकिन फिलहाल टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है। क्यों नहीं है टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस? बिकॉज जब राइट एक्सरसाइज करेंगे फिर देखेंगे। ऑन 1 सितंबर 6, अच्छा पहला पैरा आखिरी दफा मैं पढ़ा हूं दोबारा। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू एक्वायर 2500 शेयर ऑन अगस्त 4 को ऑप्शन मिल गई है। हाउएवर ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद आप ये ऑप्शन लाके शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है
तकी ने 2 लाख रुपए की ऑप्शन खरीदी है, बाजार में 2.5 लाख की है। फेयर वैल्यू ऑप्शन की इग्नोर करनी होती है अनलेस कि ऑप्शन बिक जाए। तो ये 2 लाख रुपया यहीं पे। नेक्स्ट, ऑन यकम सितंबर 6, 2 साल गुजर गए। ऑन यकम सितंबर 6, ये 6 ही है क्योंकि ये 30 जून 7 है, तो ये यकम सितंबर 6। ऑन यकम सितंबर 6 ही पेड 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स। बॉक्स करें, इवेंट का नाम है एक्वायर द शेयर्स। एक्सरसाइज्ड राइट या परचेज्ड शेयर्स। एक्सरसाइज्ड राइट या परचेज्ड शेयर्स। एक्सरसाइज्ड राइट या परचेज्ड शेयर्स। 6 का साल मैंने छोटा कर दिया, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन मेरे भाई विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ऐसी लाइन तो नहीं लिखी हुई ना, शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन ना हो तो किताब में अगला सफा खोलें। अगले सफे पे क्या लिखा हुआ है? वेयर शेयर्स आर इशूड, Point 2, under an employee share scheme, following amount is chargeable. Fair market value of shares at time of issue, less consideration paid by employee for the shares and for the right. Restriction वाले हैं, restriction के बगैर वाले हैं। Restriction के बगैर वाले हैं तो point 2 लगेगा, restriction वाले हैं तो point 3 लगेगा। ये restriction के बगैर वाले हैं। अब क्या करेंगे? Fair market value of shares less cost of share and cost of right। चलें जी, क्या लिखा हुआ है उसने मेरे भाई? यकम सितंबर को उसने पैसे दिए 3 लाख। पैसे कितने दिए? इट इज कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ राइट 2 लाख। The shares were issued on 15 September when the market value of share was 375। 375 into 2500। 2500 शेयर्स हैं, देख लें ऊपर जाके पहली लाइन। 2500 शेयर्स हैं जी। 937500 जी। 437500। It is chargeable under the head income from salary। ये किस हेड में चार्जेबल है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। भाई नजर आ रहे? ये इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल है। नेक्स्ट, अगले इवेंट का नाम बताएं। ऑन 15 जून 2007 तक की सोल्ड 2000 शेयर्स। ऑन 15 जून 7 तक की सोल्ड शेयर्स। इसने शेयर्स बेच दिए जी भाई, तकी ने शेयर बेच दिए जी। फॉर्मूला बताएं। कंसिडरेशन रिसीव लेस कॉस्ट, वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ A, B, C, where A is the cost of share, B is the cost, and C is income from salary. Okay.
On 15 June 2007, Taki sold 2000 shares in MP and received net 875. He received net 875. कितनों को महसूस हो रहा है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी अब रिवाइज करेंगे इस इतवार को. नेट प्रोसीड्स ऑफ 875. 875 की नेट प्रोसीड्स. अच्छा, इस वक्त इसकी जेब में शेयर्स थे, ये देख लें थोड़ा. ये शेयर्स हैं. अच्छा, इस दिन जेब में कुछ भी नहीं था. इस दिन इसको ग्रांट हुई थी ऑप्शन. ये ऑप्शन 2 साल तक इसने संभाल के रखी. ऑप्शन कंपनी को जमा करा दी. ऑप्शन कंपनी को जमा करा के क्या बन गया? ओनर बन गया. इतना अर्सा कंपनी का क्या रहा? ओनर. और इस दिन इसने शेयर्स भी बेच दिए. इसने शेयर्स भी बेच दिए, लेकिन सारे नहीं. सॉरी, वो मुझे फाड़ के बताना चाहिए था. इसने इस दिन 2500 में से कितने शेयर बेच दिए? 2000. और 500 शेयर्स अपनी जेब में रखे. बाकी 2000 शेयर इसने बेच दिए. ओके, 500 शेयर स्टिल हमारी जेब में है एज एट ईयर एंड. परेशान करने के लिए उस 500 शेयर की फेयर वैल्यू दे सकते हैं ईयर एंड की. इग्नोर करनी है, कुछ नहीं करना. अच्छा, बेचे शेयर. बेच के नेट पैसे कितने आए? 875. अच्छा, जरा सोच के बताने. आपने दोस्त को कहा यार दोस्त हिम्मत कर मेरा मोबाइल बेचा. दोस्त मोबाइल बेचने गया. दोस्त ने कहा, आपने फोन करके पूछा हाँ भाई कितने का बिका? उसने कहा यार 30,000 प्राइस लगी है, बेच दूं? आपने कहा बेच दो. आया, उसने आके 29,000 आपको दे दिए. अब आपने कहा यार वो बिका था 30,000 का, तू मुझे 29,000 दे रहा है, ये तेरी दोस्ती है. उसने कहा 1000 मैंने कमीशन रखा है. इतना तो चलता है दोस्ती में. कहता है इतना तो चलता है दोस्ती में, 1000 रुपया मैंने कमीशन रखा है. अब नहीं, जबरदस्ती ट्रीट नहीं लेते वैसे. अच्छा जी, तो 1000 रुपया जो है वो मैंने इस मद में काटा है. अब अगर कोई आपसे पूछे कि बिका कितने का, तो आप क्या कहेंगे? 30 का. ये कैसे 30 आपने बताया है? 29 जमा 1. 29 जमा 1. नेट कितने मिले? नेट कितने मिले? 29. ग्रॉस कितने थे? उसने काटे कितने? 1000. अगर ना काटता तो कितने मिलते? अब जरा पढ़ें. अंडरलाइन करें. रिसीव्ड प्रोसीड या रिसीव्ड नेट प्रोसीड्स? नेट ऑफ व्हाट, वो पढ़ लेते हैं आगे. दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड. अब इसको बीच में 2 बंदे पड़े हैं. मेरी मिसाल में दोस्त पड़ा था, इसको बीच में 2 बंदे पड़े हैं. एक बैंक पड़ा है, मुझे भी थोड़े से पैसे दो. एक वो जो ब्रोकर है हमारा, उसने थोड़ा कमीशन मांगा है. तो बताएं, ये तो इसका मतलब है 875 में से ये दोनों अमाउंट्स क्या हो चुकी हैं? माइनस. तो मैं ग्रॉस करूंगा. 875 प्लस, जैसे 29 में एक जमा किया, प्लस 5,000 प्लस 10,000, 90,000. जी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर? 3 लाख. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट? व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? 437,500. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर? ओ ये 2 लाख. ये 437,500. जी कराएं. मैंने कहा था इसी के बराबर आया करेगा. 937,500. ये पड़ा हुआ है 2500 पे. हमें चाहिए 2000. आप डंकी वर्क करवा रहे थे. आप कह रहे थे एक एक फिगर पे ये करें. मैं कह रहा हूं सब टोटल पे कर दें. क्या करें? ये सेल प्राइस कितने शेयर्स की है? 2000 की. लेकिन ये कॉस्ट 2500 की. 2500. तो ये 2500 है. 2500 शेयर्स को किस पे लाना है? 2000 पे, क्योंकि बेचे सिर्फ हमने 2000. तो अब बता दें 937,500 पूरा लेस नहीं करना. डिवाइड बाय 2500 इंटू 2000.
750,000। अगला सवाल है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है या नहीं, तो उसका जवाब है फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं। अगर अकाउंट का टोटल 50,000 से बढ़ रहे हो, इंडिविजुअल पेमेंट 10,000 से बढ़ रही हो और आप कैश में पे कर दें तो माइनस करने की इजाजत नहीं। बहुत से खर्चे हैं जो माइनस करने की इजाजत नहीं, जिस तरह कैपिटल गेन में बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं, उस तरह कैपिटल गेन में भी माइनस करने की इजाजत नहीं। लेकिन कैपिटल गेन में ये सारा खर्चे माइनस करने की इजाजत है, कमीशन वगैरह। फाइन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ फलां पेमेंट्स में मसला है, तो इसलिए कोई मसला नहीं, सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है कैपिटल गेन के चैप्टर में। ये नॉर्मल खर्चे हैं, इन दोनों को माइनस कर दें। लेस कमीशन और बैंक चार्जेस। आप कह रहे होंगे ऊपर ऐड किया है नीचे माइनस कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूं, सिर्फ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूं। ऊपर ऐड कर दिया था, नीचे दोबारा माइनस कर दिया। मिलना कितना चाहिए था? 890, लेकिन 890 माइनस 15 मिला कितना था? 875। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए पहले इसे क्या किया? लेस नहीं किया, ऐड किया, ताकि नेट किस पे चला जाए? अब ग्रॉस में से दोबारा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मिले तो नेट पैसे, तो इसे खर्चे के तौर पे अलग से रिकॉर्ड कर दें। 120 इंटू 75%। होल्डिंग पीरियड, बोले होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो इसलिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? हमें गेन को 75% पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा। कितने लोगों ने इसी तरह घर में सॉल्व किया था? 1, पौने 2, पौने 3, 4, 4.5 जी। हाँ, तो ये कहीं लिखा हुआ इसने टैक्स नहीं काटा? काटा होगा। जी नहीं, अभी मैं देखता हूं, उसकी तरफ मैं आने लगा हूं, उसकी तरफ मैं आने लगा हूं। ओके, अब जल्दी कर। अब अगला सवाल ये है कि ये शेयर्स प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे या पब्लिक की, तो चैप्टर 5 खोल लें। चैप्टर 5 में पेज नंबर 60 पेज 60 खोलने से पहले सवाल के पॉइंट 4 पे आकर सवाल में गिवन डाटा ढूंढ लें। मामू पीएलसी लिस्टेड, पीएलसी वैसे बाहर के मुल्कों में पब्लिक लिस्टेड कंपनी को कहते हैं। चलें, मामू पीएलसी लिस्टेड ऑन हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, बस इतना सा डाटा अवेलेबल है, हमें और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ये डाटा अवेलेबल है, इस डाटे को गुजारते हैं, इस मरीज को गुजारते हैं पेज नंबर 60 वाले टेस्ट से। पहला सवाल, पॉइंट ए,
क्या इस कंपनी में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या बाहर की गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? दूसरा सवाल, क्या इस कंपनी के अंदर फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? बी का दूसरा बुलेट छोड़ें, वो तो गिवन ही नहीं, ऐसी बात कोई। नीचे आए, अगला पॉइंट, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इसके शेयर साल के एंड पे भी स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान हवाली में लिस्टेड है? पॉइंट डी तो छोड़ें, यूनिट ट्रस्ट तो अलग सी चीज है कोई। जी, चारों का जवाब क्या आया? इफ अ कंपनी इज नॉट अ पब्लिक, तो सफे के टॉप पे पढ़े इट इज ये प्राइवेट कंपनी, इसलिए सिक्योरिटीज नहीं लिखेंगे। आप मैं यहां हेडिंग देने लगा हूं, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज की हेडिंग नहीं दूंगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेपरेट ब्लॉक इनकम या नॉर्मल? नॉर्मल। ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं वर्किंग टू। वर्किंग टू जी, हाँ अभी आने लगा हूं, ये वर्किंग टू हो गई। अब इधर देखें, इस वर्किंग को पोस्ट करते हैं सवाल के फेस पे। सैलरी इनकम भी हमारे साल आई, कैपिटल गेन इनकम भी हमारे साल आई, दोनों को पोस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सैलरी इनकम इधर आती तो फिर इग्नोर करते, फिर पिछले साल ऐड हो गई होती, फिर इग्नोर करते। सैलरी इनकम भी हमारे साल आई, यकम सितंबर 6 की डेट डली हुई थी, कैपिटल इनकम भी हमारे साल आई। इसको न्यूमेरिकल के फेस पे पोस्ट कर देते हैं। शेयर्स इशूड नहीं, शेयर्स रिसीव्ड या शेयर्स बॉट। वर्किंग नंबर 2 437 500 और न्यूमेरिकल का फेस इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितनी है? वर्किंग नंबर 2 125,000। चलें जी, पोस्टिंग भी होगी, देख लें, इधर देखें, ये सैलरी में चला गया, ये कैपिटल गेन में चला गया। फेस बनाना शुरू कर दें। क्लियर? चलें आगे। अमाउंट ऑफ टैक्स withheld by ZTL from his salary 3.5 लाख। ये कहां पे होगा? न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होगा, न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होगा। आगे जाने से पहले सैलरी का सब टोटल करवा दें। 6908 6908833।
अच्छा, पेपर में इसको वर्किंग, अगर आपने इसे डायग्राम नहीं बनानी तो इस तरह वर्किंग कर दीजिएगा बस, खाली एक्सरसाइज राइट सोल्ड शेयर हेडिंग देके, अगर डायग्राम नहीं बनानी तो उसको पता होना चाहिए इवेंट किसी ने। डायग्राम तो शायद उसको अच्छी भी ना लगे, लेकिन बनाने में कोई हर्ज नहीं। ओके, जी आ जाए पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3 पे जाने से पहले हमें न्यूमेरिकल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब मैं नहीं जा रहा, वो आपको पता है। ये टेस्ट से अच्छा सवाल था वैसे मेरे ख्याल से। तकी हैज, इसलिए टेस्ट डिस्कस नहीं किया था, ये सवाल कर लिया। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट। तकी ने अपना घर किराए पे दिया है। जी कौन सी इनकम है? टू हिज कजन। कजन कजन गड़बड़ होगी कोई? फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट का शायद कंपैरिजन करना पड़े। तकी हैज गिवन हिज रेंट टू हिज कजन ऑन यकम सितंबर 2006। ठीक है, साल में अभी जुलाई अगस्त 2 महीने गुजर गए थे, 10 महीने पड़े थे। एक है पागलों की तरह गिना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 10 महीने। एक है अकलमंदों की तरह गिना, जुलाई अगस्त गुजर गया, 2 गुजर गए हैं, तो 12 माइनस 2 आजकल 10 आ रहा है। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट टू हिज कजन ऑन यकम सितंबर 2006 एनुअल किराया। ओ तेरी खैर है, थे रखो, एनुअल किराया दे दिया है 12 महीने का। हालांकि हमारे साल घर कितना अर्सा किराए पे रहा? 10 महीने बच्चों, 10 महीने। ओके, द रेंट वाज इंक्लूसिव ऑफ एमिनिटीज एंड अदर सर्विसेज भी हैं। 25,000 पर मंथ, 15 लाख साल का है, 25,000 पर मंथ अदर सर्विसेज की हैं। हाउएवर एनुअल रेंट फॉर अ सिमिलर हाउस with same amenities and utilities in the vicinity is 18 लाख। जी बताएं, पहले तो बता दें एनुअल रेंट कौन सा वाला उठाएं, 18 लाख वाला, 15 लाख वाला? तो 15 लाख वाले को तो काट दें। एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज। लेकिन मानने ना माने 15 लाख में भी एमिनिटीज यूटिलिटीज वाले पैसे पड़े हुए हैं। क्लियर? और 15 लाख में भी पड़े हुए हैं, 18 लाख में भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब 15-18 दोनों में से उठाएं कौन सा? 18 को बेस बना के कैलकुलेशन शुरू करें या 15 को? ठीक है जी, तो हायर वन बोल दें कौन सा है? 18। अच्छा, मैं चेक कर लूं 18 में एमिनिटीज के पैसे पड़े हैं। दिस अमाउंट वाज सॉरी, हाँ, हाउएवर एनुअल रेंट फॉर सिमिलर हाउस इंक्लूसिव ऑफ however rent for similar house with the same amenities utilities in the immediate vicinity is 18। vicinity means करीब करीब 18 लाख है। ये टोटल है, टोटल है। दो ऑप्शंस हैं, पहले इसको प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में तकसीम कर लें, या पहले इसको कर लें 8/12 4/12, ये आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको ना 10/12, पहले इसको 10/12 कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इसको 10/12 कर लेते हैं। जी बताएं। ओहो, 15 लाख उसके बराबर आ गया, ये अजीब सा हो गया। वो नहीं, वो 15 कुछ हो रहा है, छोड़ें। वो इत्तेफाक हो जाए तो बच्चा परेशान हो जाता है। अच्छा, ये इसके बराबर आया करेगा। नहीं, वो इत्तेफाकन आ गया 15 लाख के बराबर। छोड़ें, हमें सवाल तो नहीं चेंज करा सकता। ये 18 लाख को हमने 10/12 किया, 15 लाख। व्हाट इज दिस 15 लाख? अब इसमें 12 महीने नहीं, 10 महीने का घर का किराया भी पड़ा है और 10 महीने का एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज का किराया भी पड़ा। अब इसको अलग अलग कर दें।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, अदर सोर्स वाला इसमें पड़ा होगा 25,000 ज़रब 10 मंथ्स, कितना? 250,000। बैलेंसिंग 12,50,000। ओके जी भाई, अब बता दें प्रॉपर्टी में कितना डालूं, अदर सोर्स में कितना डालूं? प्रॉपर्टी में 12,50,000 और अदर सोर्स में ये ले जाऊं। मेरे ख्याल से इधर ही काम फारिग करते हैं इसका, तो वर्किंग फ्री कर देते हैं, इधर ही काम फारिग करते हैं और ऐसे करते हैं कि इसके साथ इनकम लिख देते हैं और इसके साथ टैक्स लिख देते हैं ताकि टाइम बचे, नई वर्किंग ना खोलनी पड़े। इसको तो फेस पे ले जाए, इसको तो फेस पे ले जाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इधर आओ, मैं आ रहा हूं, आ जाओ, हिम्मत करो, जल्दी आओ जी। कितना? 250। और इसको फेस पे नहीं लेके जाना प्रॉपर्टी को, बिकॉज ये सेपरेट ब्लॉक है। प्रॉपर्टी का टैक्स निकाल लें। पेज 186, पेज 188 जी, टैक्स निकालें। $60,000 जमा 15% ऑफ जी, बोल दें 975। इसे भी होल्ड पे डाल दें, अभी फॉर्मेट खुलेगा, इसे कहीं पोस्ट कर देंगे। 97500। लेट द फॉर्मेट खुल, देन इट विल बी पोस्टेड। छोड़े, अच्छा घर जाके कीजिएगा, इससे भी सेम जवाब आएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। पहले इसमें से प्रॉपर्टी अलग कीजिएगा, अदर सोर्स अलग कीजिएगा, फिर दोबारा 8/12 कीजिएगा, तो वो 10/12, वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या सजेस्टेड है, पहले मंथ बेस पे एलोकेट कर दें या पहले हेड वाइज एलोकेट कर दें? इट इज कॉल्ड एज मंथली एलोकेशन, इट इज कॉल्ड एज हेड वाइज एलो। तो मंथली एलोकेशन पहले कर देनी है पेपर में। फर्स्टली डू लिख लें, फर्स्टली डू मंथली एलोकेशन, टाइम बच जाएगा। फर्स्टली डू मंथली एलोकेशन, मंथली एलोकेशन पहले कर दें, बाद में हेड वाइज कर दें। मंडे को आपका होगा टर्म टेस्ट, आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। ही एक्वायर्ड 15,000 शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एट अ प्राइस ऑफ इतने। ही क्लेम टैक्स क्रेडिट ऑन सच इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द टैक्स पेबल ऑन 15 जून 2007। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एट रेट ऑफ ₹85 ईच। ओके जी, बताएं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के शेयर खरीदने पे टैक्स माफ होते? ओके जी, इधर देखें, सेक्शन खोल लें 60।
62. He acquired 15,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक. पब्लिक पब्लिक. लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे होगी. लिस्टेड कंपनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ एट अ प्राइस ऑफ ₹60 पर शेयर ऑन 15 जनवरी 2006. ये आगे डेट ऑफ परचेज. He claimed tax credit of 90,000 on such investment against the tax payable for 2006. Claimed credit कितना? 90,000. ये पिछले साल हो चुके हैं, क्लेम कर चुके हैं. Against the tax payable on 15 June he sold the shares at the rate of 85. 15 जून डेट ऑफ सेल. अब भाई दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके. एक तो शेयर बेचे हैं तो सिक्योरिटीज का गेन आएगा. दूसरा 24 महीने के अंदर बेचे हैं तो टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होगा. दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके. शेयर बेच दिए गेन आएगा और 24 महीने के अंदर बेचे इस पे सजा मिलेगी. दो कॉन्सिक्वेंसेस जी. पहले तो बता दें ये जुर्म है बिकॉज लेस देन 24 मंथ. ये जुर्म है. एक और गेन ऑन डिस्पोजल. गेन ऑन डिस्पोजल जी. खरीदे कितने के? 60 के. बेचे कितने शेयर? A माइनस बी. कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट. व्हाट इज कंसिडरेशन? What is cost? 60. What is total? 370. अब टाइम नहीं है, मैं यहीं पे टैक्स भी कैलकुलेट कर लेता हूं. यहीं पे इसका टैक्स भी बता दें. सेपरेट ब्लॉक है ना, सेपरेट ब्लॉक है. जाएं खोलें. सिक्योरिटीज है, सेपरेट ब्लॉक है. पेज नंबर 204. 15% रेट लगा दें. सिक्योरिटीज एक्वायर्ड आफ्टर यकम जुलाई 16. जी यकम जुलाई 16 के बाद ही खरीदा है. ये हमने खरीदा है 15 पहले खरीदा है. अच्छा इसको छोड़ें. आपको पेपर में ना 15% का रेट ही रेलेवेंट होगा. मैं फिलहाल 15% लगा देता हूँ. उसमें भी 15 है. चलें इस टेबल को कल डिस्कस करते हैं. छोड़ें टेबल को कल डिस्कस करेंगे. 15% रेट लगवा दें, फिर मैं बात कर लूंगा इसमें. 56,250. ओके ये इसका टैक्स बनता है. अब सारे 1 मिनट दे दें और ऊपर देखते रहे. रेट 15 रेट कैसे निकाला है मैंने इसको छोड़ें, कल बात कर लूंगा. मैं कल बात कर लूंगा. ओके जी भाई. टैक्सेबल इनकम बोलें. आखिरी एडजस्टमेंट काट दें हेल्थ इंश्योरेंस वाली. टाइम नहीं अब. आखिरी इंश्योरेंस काट दें हेल्थ इंश्योरेंस वाली. आसान है जी. टैक्सेबल इनकम बोले 7 to 8 3833. न्यूमेरिकल का फॉर्मेट खोल के रखें. टैक्स ग्रॉस पेज 35 वाला लगेगा शायद जी. जल्दी जरा बता. पेज 35. 7 million से 670,000 plus 22.5% of 2283 2283
38, इस वक्त नोट करने में फोकस ना करें, तस्वीर खींच लीजिएगा। ये टेक्स्ट बताएं। 11 83 83 86 2, ये इसका टेक्स्ट बन गया। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे रहें। फॉरेन टैक्स रेट है 61 to 63 है। नहीं, मैंने कटवा दिया ना, मैंने कटवा दिया। आगे चलें। सेपरेट ब्लॉक है, एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 97, सिक्योरिटीज। आगे चलें। फाइनल टैक्स है, सबर है, समझो। फाइनल टैक्स है। आगे चलें। फॉर्मेट पे क्यों नहीं देख रहे यार, किधर हो जी? लेस, आगे क्या लिखा हुआ है? टैक्स डिडक्टेड ऑन, बोले डिविडेंड है, नहीं है। टैक्स डिडक्टेड, फॉर्मेट को देख रहे हैं प्लीज। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी जी, कितना? 350,000। अच्छा, आगे चलें। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। एड टैक्स क्रेडिट। फॉर्मेट पे साथ है तो परेशान नहीं हो रहे, फॉर्मेट नहीं खुला हो तो परेशान हो रहे हैं सारे। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। सजा, जुर्म, सजा। ये फिगर सवाल में गिवन होगी, ये फिगर सवाल में गिवन होगी। 90,000। वन 061 2। कितने घर में यही फिगर आई थी? नहीं, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला होगा ना, इस वजह से मैच नहीं होगी। चलें, अब इस सवाल की जो एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आई, कल मुझे याद कराइएगा, दोबारा समझेंगे। इस सवाल पे जाके आपको 1.5 घंटा घर में लगाना पड़ेगा।